हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो पे हमने 1 to 20 क्वेश्चंस कर लिया था। अब हम आगे एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए, द आयोनिक रेडियस ऑफ एन आयन इज ऑलवेज लार्जर देन इन एटॉमिक रेडियस, ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स एटॉमिक रेडियस, लार्जर फॉर कैटायन, स्मॉलर फॉर एनायन, स्मॉलर फॉर कैटायन, लार्जर फॉर एनायन। हम जानते हैं, अगर कोई कैटायन है, अगर हमारे पास कोई भी कैटायन है तो उसका साइज स्मॉलर होता है उसके ओरिजिनल से, और जो भी हमारा एनायन बनेगा उसका साइज बड़ा होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैटायन का साइज स्मॉलर होता है उसके पेरेंट एटम से, और एनायन का साइज बड़ा होता है उसके पेरेंट एटम से। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठता है? ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट शो अ क्लियर पीरियोडिक ट्रेंड? देखिए, हम जानते हैं, ये पूछ रहा है कि अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर या फिर टॉप टू बॉटम आने पर कौन सा पीरियोडिक ट्रेंड सही शो नहीं करता है। तो हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा इंक्रीज होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होता है। बट रेडियो एक्टिविटी का ये कोई एक क्लियर पीरियोडिक ट्रेंड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो किसका होना चाहिए? देख लीजिए, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, या फिर सिलिकॉन का। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पूछा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस वक्त हमें सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम में हम जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, चलिए। तो अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं जो कि निकलेगा 3s से, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा? 2p6 से निकालना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये फुलफिल्ड है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इसमें मुझे एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा? बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इस वजह से इसका जो आंसर होना चाहिए वो जनरली कौन होना चाहिए? हमारा पहला ऑप्शन सोडियम होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है, द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस के बारे में पूछा है, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई इन अ मेटेलिक बॉन्ड, द रेडियस ऑफ एन आयन। देखिए, तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? जनरली कोवेलेंट रेडियस हमारे दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होना चाहिए? हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, तो टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होना चाहिए। तो सबसे नीचे हमें कौन सा एलिमेंट दिखता है? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए, कौन आना चाहिए? फ्रांसियम। फ्रांसियम हमारा कौन होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटिस एनर्जी डिपेंडेंस। तो लेटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? तो लेटिस एनर्जी जनरली डिपेंड करता है जो भी आयंस के ऊपर चार्ज है और उनके बीच डिस्टेंस कितना है। इस हिसाब से ऑप्शन बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉर्न हैबर साइकिल यूज फॉर। तो बॉर्न हैबर साइकिल किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है लेटिस एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी
आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये यूज होता है हमें लैटिस एनर्जी निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक बॉन्ड, कौन सा आयोनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी नहीं है? हाई मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी है। सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, ये भी हमारा आयोनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी प्रॉपर्टी है। लो बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ये पूछा है कि सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होता है? कंसंट्रेटेड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कंसंट्रेटेड अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली अराउंड द एक्सिस, नन ऑफ द अबव। तो जनरली अब समझिए कि सिग्मा बॉन्ड बनता कैसा है। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैप से, हेड टू हेड ओवरलैप से। जनरली हम बात करें पी का, पी ऑर्बिटल्स के, तो ये कहाँ पर बने हैं? ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर बनते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमारे साइडवेज ओवरलैप होने से। साइडवेज ओवरलैप होने से तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? हेड ऑन ओवरलैप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल, नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। साइडवेज ओवरलैप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होना चाहिए। चलिए देखिए 31 सिंपल सा क्वेश्चन है। सी एच फोर का शेप क्या होता है? तो सी एच फोर का शेप कौन सा होना चाहिए? सी एच फोर का शेप होना चाहिए हमारा टेट्राहेड्रल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या निकालते हैं हम? नंबर ऑफ साइड एटम प्लस नंबर ऑफ नॉन रेजोनेटिंग लोन पेयर। तो इस हिसाब से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3। तो NH3 क्या होना चाहिए? NH3 देखिए, NH3 नाइट्रोजन लोन पेयर, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। तो इसमें साइड एटम कितने हैं? 3 है, प्लस लोन पेयर कितना है? 1 है। तो 3 + 1 4, मतलब क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। तो इस हिसाब से sp3 के हिसाब से टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर नहीं है, तो इस वजह से ये इसका शेप क्या हो जाएगा? इसका शेप बन जाएगा हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। इसको हम टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल हम बोलेंगे। चलिए, तो H2O का एंगल कितना होता है? और देखिए H2O में जो एंगल है वो टेट्राहेड्रल का 107 डिग्री उससे कम होता है, जो कि कितना आना चाहिए? 104 डिग्री के आसपास आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF4। अब SF4 में देख लीजिए क्या होता है कि सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है सीज और स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड एटम कितने हैं? नंबर ऑफ साइड एटम हमारे पास 4 हैं, और लोन पेयर कितने हैं? 1 है। टोटल कितना हो गया? 5। 5 होने से हम क्या बोलते हैं? sp3d। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, sp3d। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द शेप ऑफ PCl5। अब PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। 3 Cl प्लेन पर रहेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल PCl5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर? क्या H2 हमारा नॉन पोलर है? नहीं, ये हमारा नॉन पोलर नहीं है। NH3 नॉन पोलर है, ये भी हमारा नहीं है। CH4 हमारा नॉन पोलर है, हाँ।
CH4 हमारा एक नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोन पेयर ऑफ Xc इन Xenon F2। ठीक है, हमें लोन पेयर्स निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि ये फ्लोरीन कितना बॉन्ड, एक एक बॉन्ड बनाएगा। तो जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? अभी हमारे पास जेनॉन के पास 8 होता है। अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बॉन्ड बनाने में। तो बचा कितना? तो बचा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर कितने हुए? 3 हुए। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। चलिए, लीनियर शेप कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ लीनियर शेप। इसमें हमें लीनियर शेप दिखाना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, BeCl2। अच्छा देखिए, क्या ये हमारा BeCl2, क्या ये हमें लीनियर दिख रहा है? हाँ, ये हमें लीनियर दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। VBT एक्सप्लेन्स कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ overlapping of atomic orbital, sharing of electrons, electrostatic attraction, both A and B। देखिए, जो वीबीटी है ना, वो जनरली हमें बताता है कि ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तो बताता ही है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है वो कैसा होता है। इट मीन्स अगर दोनों सही है तो आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे ये क्वेश्चन और करेंगे। थैंक यू।